हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव अकेडमी यूट्यूब चैनल। बात करेंगे सेट नंबर 8 की बात करेंगे। रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सभी के सभी ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ओके गाइस, आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे के निशान को जरूर चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं आता है तो। ओके गाइस, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं आज के अपने क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन नंबर 175 अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 176 से अपन स्टार्ट कर लेते हैं गाइस क्वेश्चन को। गाइस क्वेश्चन आपका देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो फ्लोरीन होता है उसके अंदर कार्बन परमाणु कितने होते हैं गाइस। देखिएगा, आप सभी को पता है कि चाहे आपका हीरा हो, चाहे आपका ग्रेफाइट हो, चाहे आपका फ्लोरीन हो। हीरे को अपन क्या बोल देते हैं, डायमंड। गाइस हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन तीनों के तीनों आपके क्या है गाइस, अपर रूप है, यानी आइसोटॉप्स है। किसके है गाइस, कार्बन परमाणु के। क्लियर है। तो तीन इसके अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा आपका सबसे कठोर होता है, ग्रेफाइट आपका सुचालक होता है। यहाँ पे फ्लोरीन की बात आई थी है, तो फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है वो एक फुटबॉल जैसा बनता है। फ्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है गाइज वो फुटबॉल जैसा बनता है, और इसके अंदर जो कार्बन के जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या होती है गाइज 60। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है गाइज, 60 परमाणु की संख्या होती है। अब गाइज यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि जो फ्लोरीन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई। तो गाइज खोज करता है इसके बकमिस्टर फ्लोरीन फुल्लर। बकमिस्टर फुल्लर नाम है गाइज। ओके, FULLER। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया। ओके गाइज, तो चलो आगे देखते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी अपन डिटेल देख लेते हैं कि जो फ्लोरीन है उसका यूज किसके अंदर किया जा सकता है। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन का यूज किस में होता है। तो गाइज इसका जो मेन यूज होता है वो DNA की सफाई करने में काम में लिया जाता है। DNA को साफ करने में काम में लिया जाता है। साथ साथ में फ्लोरीन होता है उसका जीन और ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए भी एक कैरियर के रूप में यूज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कैरियर के रूप में यूज किया जाता है। किसके लिए, जीन एंड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्लियर है, एग्जाम में क्वेश्चन संभावना है गाइज पूछा जा सकता है। इसके अलावा वे बायोमार्कर की खोज के लिए मेल्डी सामग्री के रूप में सीरम प्रोटीन प्रोफाइलिंग के लिए यूज किया जाता है। गाइज मोस्ट प्रोबेबली संभावना है यहाँ पे आपसे फ्लोरीन का यूज पूछा जाए। ठीक है, तो गाइज इसका जो यूज है DNA की सफाई करने में काम में आता है। साथ साथ में कैरियर के रूप में काम आता है। जीन और ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए, जीन और ड्रग डिलीवरी सिस्टम में वहाँ के लिए काम आता है। और गाइज साथ ही साथ में ये आपका सीरम प्रोटीन प्रोफाइलिंग के रूप में भी काम आता है गाइज। ओके गाइज, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177 आपका है, जब किसी समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन को समझिएगा गाइज, यहाँ पे आपकी जो इक्वेशन है इधर गाइज आपका प्रोडक्ट बनता है, और गाइज इधर आपके एजेंट्स होते हैं जिनको अपन अभिकारक बोलते हैं। गाइज इधर तो आपके अभिकारक हो गए और दूसरी साइड में आपके उत्पाद बनते हैं। क्लियर है गाइज, यदि प्रोडक्ट और एजेंट है दोनों साइड के अंदर गाइज आपका जो एटम्स की संख्या है वो बिल्कुल सेम है, तो वो क्या कहलाएगी। गाइज आंसर जाने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ में, बैलेंस इक्वेशन। अब गाइज रेलवे एग्जाम में श्योर पूछा गया क्वेश्चन है, स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गाइज बैलेंस इक्वेशन के साथ में देखिएगा, ये तो आप सभी को पता है, यदि दोनों साइड्स में एटम्स की संख्या सेम होती है, नंबर ऑफ एटम्स यदि बिल्कुल सेम है तो गाइज अपन कह देंगे बैलेंस इक्वेशन। यदि सेम नहीं है तो गाइज अपन कह देंगे अनबैलेंस इक्वेशन। अब एग्जाम के अंदर बाकायदा पूछा गया क्वेश्चन है कि स्केलेटल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो गाइज स्केलेटल इक्वेशन का बारे में देखिएगा। स्केलेटल इक्वेशन वह इक्वेशन होती है जिसके अंदर क्या होता है गाइज, देर इज ओनली केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। गाइज रिएक्टेंट्स इनको बोलेंगे, इक्वेशन के जो गाइज इधर है इनको अपन बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और इधर वाले को बोलते हैं अपन प्रोडक्ट। गाइज इनके बीच में ओनली केमिकल फॉर्मूला होता है, बट नो बैलेंसिंग ऑफ एटम्स एंड नो बैलेंसिंग ऑफ एटम्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन डन। ठीक है, मतलब गाइज स्केलेटन इक्वेशन वह इक्वेशन होती है जिसमें ओनली केमिकल फार्मूला बनता है, जिसमें ओनली केमिकल फार्मूला बनता है। इसके अंदर गाइज आपके चाहे इधर वाले रिएक्टेंट्स हो चाहे इधर वाले प्रोडक्ट हो, उसके अंदर एटम्स की संख्या समान होना कोई ज़रूरी नहीं है। एटम्स की संख्या संतुलित होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये कहलाती है आपकी स्केलेटन इक्वेशन। अब गाइज यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आपके ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे तो ऑक्सीजन 1 ही आया, तो गाइज ये बैलेंस नहीं है। क्लियर है, और इसके अंदर आपको एक केमिकल फार्मूला देखने को मिलता है। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये भी आपको ध्यान में रखना है, इस चीज़ को रट लीजिएगा। एग्जाम में आ सकता है आपसे ये इक्वेशन दे दी और इक्वेशन में पूछ ले जाएंगे कि ये किस टाइप का है। जैसे कि अपना जो पीछे वाला क्वेश्चन था गाइज, पीछे वाले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन बन सकता है। ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की जगह क्या लिख देंगे गाइज, Mg + O2 = MgO।
तो बताइएगा ये किसका एग्जाम्पल है, चारों ऑप्शन आपके सामने ये रहेंगे, तब आपका आंसर हो जाएगा स्केलेटन इक्वेशन के साथ में। क्लियर है गाइज, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, संभावना है एग्जाम में फिर से पूछे जाने की। किसी भी तत्व में प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है गाइज, जेड अक्स ए। गाइज अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं ये टॉपिक वाइज जो अपना एमसीक्यू है प्ले लिस्ट में चेक कीजिएगा गाइज, उसके अंदर आपको मिल जाएगी ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अपन पूरे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या इसके किसके बराबर होती है। तो गाइज देखिएगा एक को तो अपन कहते हैं यहाँ पे मास कहते हैं, जेड को गाइज अपन कहते हैं एटॉमिक नंबर, और गाइज जेड को ही अपन कहते हैं आपका जो एटॉमिक नंबर है ये किसके बराबर होता है, ये आपका प्रोटॉन्स नंबर के बराबर होता है, और गाइज यही आपका इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर होता है। ओके, तो हमेशा एक ही चीज़ बनने वाली है। तो गाइज जो प्रोटॉन की संख्या है वो किसके बराबर होएगी, ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा गाइज, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये जेड है, जेड आपका प्रोटॉन नंबर के बराबर होता है, यही आपके इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर होता है, यही आपका एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि पानी में सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, अब्सेंस ऑफ सनलाइट, अब्सेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश के अभाव में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है। तो गाइज इनको देखिए ऑप्शन में से कौन सा एग्जाम्पल है, तो गाइज आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में फंगिस, कवक, ठीक है, क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस चाहिए, इनको फोटोसिंथेसिस चाहिए, शैवाल को फोटोसिंथेसिस चाहिए, प्रकाश संश्लेषण चाहिए, और गाइज कवक को जरूरी नहीं है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक स्थानांतरित में करने में किया गया कार्य उस बिंदु के किसके बराबर होगा। गाइज अनंत है, अनंत से गाइज मैं किसी बिंदु तक लेके आ रहा हूँ चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेके आ रहा हूँ, तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा। तो गाइज ये जो कार्य होता है वो हमेशा W/Q से दिया जाता है। ओके गाइज, तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर किससे जाएगा, आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। डेफिनेशन है गाइज, इसको रट लीजिएगा, देखिएगा यदि यहाँ पे हो जाता एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा, तब गाइज आपका आंसर बन जाएगा विभवांतर के बराबर, तब आपका आंसर बन जाता विभवांतर के बराबर वोल्टेज डिफरेंस या पोटेंशियल। क्लियर है, वोल्टेज डिफरेंस, यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य पूछे तब आपका आंसर बनेगा गाइज वोल्टेज डिफरेंस, और गाइज आपसे क्वेश्चन पूछे अनंत से किसी एक बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य पोटेंशियल के बराबर होता है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में। गाइज देखिएगा यहाँ पे अपन एक चीज़ समझ लेते हैं गाइज, एक थोड़े से इसकी डायमेंशन निकालना समझ लेते हैं, जैसे कि इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। गाइज यहाँ पे मैंने बताया कि V = होता है आपका W/Q। गाइज कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। क्लियर है गाइज, गाइज बल क्या होता है, बल बराबर दिया जाता है मास इंटू एक्सीलरेशन से। क्लियर है, ओके गाइज, और गाइज एक को लिख दे तो मैं आवेश के प्रवाह की रेट को विद्युत धारा कहते हैं, तो Q बराबर हो गया मेरा यहाँ पे I × T। तो गाइज यहाँ पे मैं V की जो देखिएगा डायमेंशन निकालने थे अपन, ये मास हो गया, ये मेरा एक्सीलरेशन हो गया, ये मेरा डिस्टेंस हो गया, अपन में गाइज Q की जगह मैं I × T लिख दूँ, लिख दिया। अब गाइज मास है, मास हमेशा m1 में से लिखा जाता है, एक्सीलरेशन होता है वो मीटर प्रति सेकंड में दिया जाता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर हमेशा L1 से होता है, सेकंड स्क्वायर हमेशा T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो गाइज ये हो जाएगा मेरा L1/T2। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन है, ये हमेशा लंबाई में होता है, तो L1 हो गया। नीचे गाइज I है, I हमेशा एम्पियर में होता है गाइज, A1 हो गया। नीचे समय है, समय की पावर T1। ओके, इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा M1 L2 L1 L2, ये T3 हो जाएगा 1 + 2, तो ये ऊपर चला के -3 हो जाएगा, ये A ऊपर जाके -1 हो जाएगा। गाइज ये इसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैंने कईयों की बता दिया डायमेंशन वैसे आपको, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यदि आप डायमेंशन भी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो M1 L2 T-3 × A-1 बनेगा गाइज। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केले का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है, एडिबल पार्ट ऑफ बनाना। गाइज आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, यहाँ पे एंडोकार्प एंड मेजोकार्प है। अंतःफलविती और मध्यफलविती आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा एंडोकार्प एंड मेजोकार्प, ऑप्शन नंबर डी। खाने योग्य भाग कहलाता है अंतःफलविती और मध्यफलविती। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि एलोन मस्क किसके संस्थापक है, एलोन मस्क की बात हो रही है, तो गाइस यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बनेगा, चार ऑप्शन आपके सामने है, ऑर्बिटल साइंस कॉर्पोरेशन, स्पेसएक्स, बोइंग या वर्जिन गैलेक्टिक।
गाइज आंसर जाने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में स्पेस एक्स। मोस्ट प्रोबेबली संभावना गाइज आपसे इन दो का ही पूछा जाएगा, तो यहाँ पे भी मैंने इन दो का ही कवर किया है, स्पेस एक्स और बोइंग का। क्लियर है? तो गाइज यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये तो गाइज किसका है, ये तो गाइज आपका बोइंग का हो गया। ओके, ये हो गया अपना इसका स्पेस एक्स का। यहाँ पे देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से लिख दिया है गाइज। देखिएगा, सबसे पहले बोइंग की बात कर लेते हैं गाइज। बोइंग के जो फाउंडर है उनका नाम है विलियम ई बोइंग। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बोइंग कंपनी अमेरिका की है, इसके फाउंडर कौन है, विलियम ई बोइंग। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो गाइज इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शिकागो। क्लियर है गाइज? इसके चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट, तो लैरी केलनर, ये इसके चेयरमैन है। गाइज सीईओ कौन है, इसके है डेव केलन। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइज यहाँ से। यहाँ पे गाइज मैंने एलोन मस्क का लिख कर गए, एग्जाम में संभावना आपसे पूछ लिया जाएंगे। ओके, तो एलोन मस्क की जो फाउंडर है वो है एलोन मस्क हो गया। फाउंडेड ये पूछा जा सकता है कब इसको फाउंड किया गया, 6 मई 2002 को। इसके सीईओ है एलन मस्क हो गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कैलिफोर्निया यूएस है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और 2 या 3 बार इसको रीडिंग कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेलवे एग्जाम के अंदर आपसे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि किसका हेड कौन है, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किसका चेयरमैन कौन है, किसका सीईओ कौन है, किसकी स्थापना कब हुई। मोस्ट प्रोबेबली संभावना जो करंट अफेयर्स है स्ट्रेटेजी की वो इसी से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। तो ज़्यादा साइंस पे फोकस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा गाइज आप इस तरीके की चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। जीके के अंदर किसका चेयरमैन पूछ लिया जाएगा, किसी का सीईओ पूछ लिया जाएगा, स्टैटिक जीके हो गया, हेडक्वार्टर हो गया। गाइज इस तरीके की संभावना ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की है। अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी को उत्पादन को बढ़ावा देता है। बोन मैरो की बात हो रही है, बोन मैरो में कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है। गाइज आंसर जाने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में, बोन मैरो के अंदर एरिथ्रोपाइटिन। ठीक है गाइज, एरिथ्रोपाइटिन है जिसे अपन एरिथ्रोपाइटिन, हेमेटोपाइटिन या हेमेटोपोइटिन के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ग्लाइकोप्रोटीन साइटोकिन है जो मुख्य रूप से किडनी हाइपोलेरिया के जवाब में गुर्दे द्वारा स्रावित होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो एरिथ्रोपाइटिन है इसका स्रावण कहाँ से होता है, तो इसका स्रावण होता है आपका किडनी। ध्यान रखिएगा, इसका कहाँ से स्रावण होता है, किडनी से होता है। और क्या काम करता है जी, ये अस्थि मज्जा में आरबीसी के उत्पादन को उत्तेजित करता है। यानी देखिएगा, आरबीसी का उत्पादन कहाँ पे होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है आपके बोन मैरो के अंदर। अब गाइज ये जो है एरिथ्रोपाइटिन, ये क्या करेगा, ये जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है इस प्रोडक्शन को एक्साइट करेगा, यानी उनकी स्पीड बढ़ाएगा। हाँ भाई, तुम ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करो। क्लियर है? तो क्वेश्चन समझिएगा गाइज। देखिएगा, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है, तो आरबीसी उत्पादन कहाँ पे होता है, क्वेश्चन को समझिएगा गाइज। यहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन होता है आपका बोन मैरो के अंदर, और एरिथ्रोपाइटिन का प्रोडक्शन होता है आपका किडनी के अंदर। दोनों का रिलेशन क्या है, ये जो यहाँ पे किडनी के अंदर होता है ये इसके प्रोडक्शन को उत्तेजित करता है, यानी इसकी संख्या को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एक गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी है तो आवर्धन का मान ज्ञात कीजिएगा। यदि गोलीय दर्पण है उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आपका वर्चुअल है, इसका मतलब क्या होगा गाइज, वर्चुअल है तो वो क्या होगा आपका सीधा का सीधा बनेगा। इस तरीके से आपने ऑब्जेक्ट रखा है, इसके इधर बनेगा, सीधा का सीधा बनेगा। इसका मतलब क्या है गाइज, इसकी जो डायरेक्शन है एज कम्पेयर टू इसके अपन सेम डायरेक्शन में लेंगे, पॉजिटिव बनेगा, यानी इमेज भी इधर की तरफ है और ये भी इधर की तरफ है दोनों। तो गाइज आपका जो मैग्नीफिकेशन बनने वाला है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और गाइज ये यदि इमेज उल्टी बनती, रियल बनती, तो गाइज अपन क्या कहते हैं, इधर आपने कोई रखा, रियल बनती तो वो इधर ही बन जाती, इधर बन जाती तो ये आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है, तो आपका जो मैग्नीफिकेशन है वो नेगेटिव हो जाता। तो गाइज यहाँ पे जो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज के कंडीशन के अंदर आपकी जो मैग्नीफिकेशन बनने वाला है वो है पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, आपका जो रतौंधी रोग है किसकी कमी के कारण होता है, इसको अपन बोलते हैं रेटिनॉल, इसको अपन बोलते हैं गाइज थायमिन। ठीक है, वैसे नॉर्मली थायमिन बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन एस्कॉर्बिक एसिड, और इसको क्या बोलेंगे विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल। ओके गाइज, तो रतौंधी रोग किसकी कमी के कारण होता है, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी से होता है, और इसका जो सोर्स है वो गाजर मूली वगैरह है, इनके अंदर पाया जाता है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि निम्न में से किस जीवाश्म ईंधन में ब्यूटेन इसका मुख्य घटक होता है। गाइज ब्यूटेन, स्पेशली ब्यूटेन आपका एक होता है गाइज आपका प्रोपेन, ब्यूटेन और प्रोपेन। यहाँ पे ब्यूट आ गया, ब्यूट का मतलब कार्बन 4 है, प्रोप का मतलब कार्बन, एक होता है आपका मेथ, उसके बाद में एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, इसका मतलब कार्बन 1,
कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, पेंट में कार्बन 5। क्लियर है। तो ब्यूटेन का मतलब इसमें कार्बन आपके 4 है गाइज। किसका कैटेगरी का है? एल्केन का है। एल्केन का फॉर्मूला दिया जाता है CnH2n+2 से। कार्बन 4 है तो C4H 4 दूनी 8 और 2 10, ये बन गया आपका ब्यूटेन। इस तरीके से अपन फॉर्मूला भी बना सकते हैं। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, तो एल्केन ग्रुप का है ब्यूटेन, जिसमें कार्बन आपका 4 है, इसमें वैल्यू रख दीजिएगा। इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन प्रोपेन, आपका किसके अंदर पाया जाता है? तो ये आपका LPG के अंदर पाया जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंदर। और जो गंध आती है, गंध का पता लगता है इथाइल मर्कैप्टोन की वजह से। इथाइल मर्कैप्टोन की वजह से गाइज स्मेल का पता चलता है। और ये किसका कंपाउंड है? ये सल्फर कंपाउंड है, सल्फर का कंपाउंड है गाइज आपका इथाइल मर्कैप्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? ये सन हो गया। सन के चारों तरफ कक्षा में चक्कर कौन लगाते हैं? इसके प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। तो ये सब सिस्टम है, ये क्या कहलाता है आपका? तो ये कहलाता है आपका सौर मंडल, सोलर सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। व्हाट इज द सन एंड द कैलेस्ट्रियल बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड इट इज कॉल्ड? तो आंसर बन जाएगा सोलर सिस्टम। सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को सोलर सिस्टम। टेल्यूरियम नामक तत्व क्या है गाइज? मेटल या दोनों, या मेटलॉइड या नॉन मेटल? टेल्यूरियम नामक तत्व क्या है गाइज? अंश बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में उपधातु। गाइज जितने भी उपधातु है आप सभी को याद रखना पड़ेगा। उपधातु कौन कौन सी है, यहाँ पे मैंने इमेज ले दी है आप लोगों के लिए। देखिए गाइज, ये जो जिगजिग लाइन बन रही है, ये जो जिगजिग लाइन बन रही है, इस जिगजिग लाइन पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके सब है मेटलॉइड्स, जिनको अपन बोलते हैं उपधातु। याद कर लीजिएगा, इनको ज़्यादा नहीं है गाइज। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इन सबको याद कर लीजिएगा गाइज। ये सभी के सभी आपके उपधातु है गाइज। ओके, तो यहाँ पे टेल्यूरियम देख सकते हो, यहाँ पे आपका टेल्यूरियम आ रहा है गाइज। और कौन से में आ रहा है? ग्रुप नंबर 16 में आ रहा है आपका। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे लास्ट कौन सा, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे लास्ट आपका एस्टेंटिन है। ठीक है, और गाइज ऑप्शन में ये नहीं होगा तो ऑप्शन में आपको पोलोनियम मिल जाएगा। ओके गाइज, ठीक है। अब ये मेटलॉइड होता क्या है गाइज? ये आपके नॉन मेटल है और ये आपके मेटल्स है। ठीक है, यानी ये आपके धातु है गाइज, ये आपकी अधातु है। यानी गाइज जो धातु और अधातु दोनों के बीच में दोनों के गुण दर्शाए उनको कहते हैं मेटलॉइड या उपधातु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंतःपरजीवी का एग्जाम्पल है? अंतःपरजीवी का मतलब जैसे किसी बॉडी के अंदर है तो बॉडी के अंदर उसके टिश्यूज या उनका यूज करते हुए वो अपना इंक्रीमेंट करता है, ग्रोथ करता है। यानी जिसके शरीर में हो गया तो गाइज उसी की बॉडी के अंदर टिश्यूज का यूज करेगा। तो गाइज यहाँ पे एक ही एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, टेपवॉर्म, एंडोपैरासाइट, अंतःपरजीवी। तो बॉडी के अंदर कौन ग्रोथ करेगा? आपका टेपवॉर्म। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, फीताकृमि। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका, स्वाद को परखने के लिए निम्न में से कौन सी तंत्रिका उत्तरदायी है? गाइज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करते रहेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स को फायदा मिल सके। ठीक है, कम से कम अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा, सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, सीरीज के साथ में गारंटेड है। ओके गाइज, स्वाद को परखने के लिए निम्न में से कौन सी तंत्रिका उत्तरदायी है? तो गाइज स्वाद को परखना है तो ये ऑब्वियसली अपन जीभ की बात करेंगे, तो जीवा ग्रसनी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। ये आपका ऑप्टिक आ गया, इसका मतलब आंखों से संबंधित हो गया गाइज। यहाँ पे आपका सूंघने से संबंधित हो गया, तो गाइज यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जीवा ग्रसनी तंत्रिका, ग्लोसोफारिंजियल नर्व। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मतलब CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 इनकी गाइज मैं रिएक्शन करूँ तो मेरे पास में क्या बनेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आंसर दीजिएगा। देखिए चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने। गाइज जब मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, गाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या बोल सकता हूँ मैं? भुजा चूना भी बोल सकता हूँ, भुजा चूना भी बोल सकता हूँ। तो अनभुजा चूना क्या बनेगा आपका? अनभुजा चूना वो बनेगा आपका CaO। ठीक है, और भुजा चूना बनेगा आपका CaOH का होल ट्वाइस। एग्जाम में दोनों का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, तो गाइज ये मेरे पास में आएगा CaCO3 प्लस गाइज मेरे पास में H2O बनेगा। तो गाइज दिए गए ऑप्शन में से आंसर जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में साल्ट और जल दोनों बनेंगे गाइज। क्लियर है, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, यानी साल्ट और जल आपका दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एड्स का जो विषाणु है शरीर में किसको नष्ट करेगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV का मतलब ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी एक साथ आएगा ये नाम, और आगे वायरस, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
ये है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, और इसमें क्या आ गई, ये जो आई है ये दोनों एक साथ कंबाइंड हो जाते हैं, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो ये गाइस स्पेशली आपके WBC को नष्ट करता है। एड्स का जो वायरस है, इसका जो वायरस HIV है वो स्पेशली आपके WBC को नष्ट करता है, और WBC जिसको नष्ट करता है उसका नाम गाइस आई थिंक ल्यूकोसाइट होना चाहिए। ल्यूकोसाइट नामक WBC को नष्ट करता है, और ये गाइस अपने इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। ठीक है, आंसर बनेगा प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा है? द एनर्जी रिलीज एट द एंड ऑफ डाइजेशन। तो गाइस अपन खाना खाते हैं, खाना जो हजम होता है, हजम होने के बाद में कौन सी एनर्जी निकलती है, तो उस एनर्जी का नाम है आपका रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका है, निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो गाइस जो ऊर्जा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट एज द एनर्जी। गाइस एनर्जी का जो यूनिट है वो होती है जूल, एनर्जी की इकाई जूल होती है, कार्य की इकाई जूल होती है, बल की इकाई गाइस आपकी न्यूटन होती है, डेंसिटी दिया जाता है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो ये हो गया आपका किग्रा पर मीटर क्यूब होती है, शक्ति P दिया जाता है W/T से, तो गाइस इसकी इकाई आपकी वाट होती है। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में, कार्य की इकाई और एनर्जी की इकाई आपकी जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपका है कि बिजली के प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? RLC। तो कहते हैं कि यहाँ पे रेजोनेंस आ रहा है, रेजोनेंस का मतलब होता है इसका जो रिएक्टिव इंडक्टेंस और जो कैपेसिटिव रिएक्टिव, ये हो गया इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपके दोनों होते हैं। रेजोनेंस की कंडीशन में क्या होता है, अक्स L और अक्स C आपका दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब ओमेगा L = 1/ओमेगा C दोनों बराबर हो गया, इसका मतलब Z की वैल्यू आपकी ओनली R के बराबर होगी इसके अंदर। ठीक है, प्रतिरोध R हो गया, अपवर्तन अपन जाते हैं जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में कोई जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, ये कहलाता है आपका अपवर्तन। ओके गाइज, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या जाने वाला है, आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है गाइज? आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में, रेजिस्टेंस। ओम इसकी इकाई होती है, आर बराबर रो L/A से दिया जाता है। रो आपका रेजिस्टिविटी है, रो हमेशा डिपेंड करता है ओनली मटेरियल पे, पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका देखिएगा, सिंपल सा न्यूमेरिकल है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज, समझिएगा, थोड़ा सा हो सकता है कि लेंथी बन जाए बट इंपॉर्टेंट है गाइज। देखिएगा, एक पार्टिकल है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। ए पार्टिकल एक्सपीरियंसेज कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर 20 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। गाइज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहे हैं, तो गाइज उसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, कुछ भी मान सकते हो गाइज, एक्सीलरेशन इसका कांस्टेंट है, आप चाहो तो कुछ भी मान सकते हो वैल्यू। ठीक है, और गाइज यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो है यहाँ पे 20 सेकंड दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का जो समय है गाइज वो है 20 सेकंड है, और गाइज इसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आप चाहो तो ए मान लीजिएगा, फिक्स है, क्योंकि स्थिर त्वरण फिक्स एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन गाइज आप ए ही मान लीजिएगा। इफ़ इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस x1 इन द फर्स्ट 10 सेकंड, गाइज ये 10 सेकंड है, 10 सेकंड के अंदर गाइज वो x1 डिस्टेंस जाता है, एंड डिस्टेंस x2 इन द रिमेनिंग 10 सेकंड, गाइज ये जो नेक्स्ट 10 सेकंड है इसमें गाइज वो x2 जाता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो देखिए ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है। क्वेश्चन आपका समझ आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। अब यहाँ पे देखिएगा, ये फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होता है, तो गाइज ये जो पॉइंट है फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, यानी यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है इस पॉइंट पे u बराबर आपका 0 हो गया। यहाँ पे गाइज वेलोसिटी में निकालूंगा तो यहाँ पे वेलोसिटी v1 हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी गाइज मेरी v2 हो गई, क्लियर है। अब गाइज यहाँ पे मेरे को x1 निकालना है, तो गति का जो समीकरण होता है s बराबर ut प्लस 1/2 80² वाला मैं यूज़ करूँगा। तो गाइज सबसे पहले मैं x1 निकालूंगा, यानी इस कंडीशन के लिए निकालूंगा। सबसे पहले गाइज मैं इस कंडीशन में निकाल लेता हूँ। इस कंडीशन में गाइज s की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस होगी x1 बराबर u, प्रारंभिक वेग गाइज यहाँ पे कितना है, u हो गया 0, तो मैं इसकी जगह 0 रख दूँ, 0 प्लस 1/2 a, त्वरण मेरा फिक्स है, t² यानी यहाँ पे 10 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, तो गाइज x1 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 10 का 100, 100 का आधा 50a। ये गाइज मैंने x1 की वैल्यू निकाल ली। ओके गाइज, नेक्स्ट गाइज मैं निकालता हूँ x2 निकालता हूँ, तो यही फॉर्मूला मेरा ut प्लस 1/2 80²। अब गाइज इस x2 के लिए u क्या है, u बन जाएगा मेरा v1, ये जो v1 है ये u के इक्वल बन जाएगा। x2 में आपका जो u है वो हो जाएगा v1 के बराबर, क्लियर है, क्योंकि ये जो x1 के केस में ये तो था प्रारंभिक, ये था फाइनल, लेकिन x2 के केस में ये तो हो जाएगा इसका प्रारंभिक वेग, ये हो जाएगा इसका फाइनल वेग। तो गाइज अब जो प्रारंभिक वेग पहले तो मैं इसका निकालूंगा कि इसका फाइनल वेग कितना हो रहा है, तो गाइज v बराबर u प्लस 80 से दिया जाता है।
तो गाइज इस केस के अंदर पहले केस में गाइज अगर मैं v की जगह यानी ये फाइनल वे गाइज मैं v1 लिख दूँ, यूँ गाइज यहाँ पे मेरा 0 है प्लस 80, ए मेरा फिक्स है, t मेरा 10 हो गया। v1 की वैल्यू गाइज मेरे पास में 10a आ गई। गाइज ये जो v1 है ये मेरे आप पास में आ गया 10a। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब गाइज मैं अक्ष 2 निकालता हूँ, तो अक्ष 2 इक्वल टू यूँ, तो यूँ हो गया मेरा v1 की वैल्यू गाइज मेरे पास में आ गई 10 इंटू ए। तो गाइज 10a इंटू टी की जगह मैं रख देता हूँ 10, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख रहा हूँ गाइज मैं, प्लस 1/2 ए इंटू टी की जगह मैं 10 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, क्योंकि ये भी 10 सेकंड है, ये भी 10 सेकंड है। तो गाइज ये हो गया मेरा 10 100a प्लस गाइज ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर में 2 का भाग दूंगा तो गाइज 50 आ जाएगा। तो गाइज ये बन जाएगा मेरा 150a। ओके, तो गाइज अक्ष 1 की वैल्यू मेरे पास में 50a आई, अक्ष 2 की वैल्यू मेरे पास में 150a आई। ये 50 आई, अक्ष 1 मेरा 50a आया और अक्ष 2 गाइज मेरे पास में 150a आया। तो दोनों में रिलेशन क्या निकला? दोनों में रिलेशन निकलता कि जो अक्ष 2 है मेरा अक्ष 1 का 3 गुना है, अक्ष 2 मेरा अक्ष 1 का 3 गुना है। तो गाइज इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा, कॉपी में उतार लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका कि शानदार अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? फॉर डिल्यूशन ऑफ कंसनट्रेटेड एसिड वी शुड ऐड, शानदार अम्ल है उसको मतलब तनु करना है गाइज, उसको और पतला करना है अपने को, ठीक है। और पतला करने के लिए आप क्या मिलाओगे गाइज उसके अंदर अपन पानी मिला दोगे। ऑप्शन नंबर सी वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है बाईं से दाईं जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही जोड़ी है। गाइज अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो गाइज किसके अंदर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा? देखिएगा मैं बात करूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो गाइज बेरिलियम हो गया मेरा 4 पे और बोरॉन हो गया मेरा 5 पे। उसके बाद गाइज हीलियम मेरा 2 पे, हाइड्रोजन मेरा 1 पे, सोडियम गाइज मेरा 11 पे, नियोन गाइज मेरा 10 पे, कैल्शियम मेरा 20 पे, पोटेशियम और क्लोरीन मेरा 17 पे है। तो गाइज देख लीजिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिएगा एटॉमिक नंबर आपका कम हो रहा है, एटॉमिक नंबर कम हो रहा है, एटॉमिक नंबर आपका कम हो रहा है, इसका मतलब इन सब की साइज आपकी रिड्यूस्ड होने वाली है। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपकी साइज है वो इंक्रीज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट टू राइट जाने में साइज इंक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जबकि जो आधुनिक आउट सारणी है उसमें किस समूह में ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो निष्क्रिय गैसों के रूप में होते हैं? इनर्ट गैसेज, इनर्ट बोल दीजिएगा, चाहे इनको नोबेल बोल दीजिएगा, चाहे इनको ग्रुप नंबर 18 बोल दीजिएगा, चाहे इनको ग्रुप नंबर 0 बोल दीजिएगा, चाहे इनकी वैलेंसी 0 बोल दीजिएगा, एक ही बात है गाइज। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। इनर्ट गैसेज, नोबेल गैसेज, ग्रुप 18 बोल दीजिएगा, ग्रुप 0 बोल दीजिएगा, जिनकी वैलेंसी 0 होती है उनको बोल दीजिएगा। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी ग्रुप 18। निम्न में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है, बदलने का प्रयास करती है? ये वस्तु स्थिर है, ये वस्तु गतिशील है, तो गाइज इसको तो गति करने का प्रयास करेगी और इसको रोकने का प्रयास करेगी, तो ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है बल। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है, बदलने का प्रयास करती है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में बल से। इसी के साथ में ये सेट खत्म होता है। 200 MCQ अपने कवर हो चुके हैं गाइज। ओके, कंटिन्यू जुड़े रहिएगा और पीछे के देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कंप्लीट वीडियोज। धन्यवाद, थैंक यू फॉर गाइज। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं किया है तो